नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा हॉलिडे एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड के बारे में, जो कि टूरिज्म सेक्टर की एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 311 रुपये 45 पैसे एज ऑन टुडे। और सेक्टर की बात करें तो होटल्स एंड रिजॉर्ट सेक्टर की कंपनी है। और मार्केट कैप की बात करें तो 4200 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है ये। तो यहाँ पे दोस्तों ये स्टॉक है हमारे मल्टी बैगर स्टॉक सीरीज का एक पार्ट, जहाँ पे मैं बात करता हूँ उन स्टॉक्स की जिनमें मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलने का पोटेंशियल है फ्यूचर में। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि महिंद्रा हॉलिडेज जो है आगे चल के एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। तो हो सकता है कि मेरा जो एनालिसिस है वो थोड़ा सा बायस्ड हो। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा आपको कुछ ऐसे रीजंस बताने की, कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स बताने की जिसकी वजह से आपको ये समझ में आएगा कि यार क्यों इस कंपनी में फ्यूचर पोटेंशियल है। हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे, बिजनेस मॉडल को समझेंगे, एक टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो एक ओवरऑल 360 डिग्री एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही होगा कि नहीं होगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इट विल इंडिकेट टू मी दैट कि मुझे इस टाइप के वीडियोस बनाने चाहिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इस टाइप के वीडियोस देखने के लिए। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। बिजनेस मॉडल समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस कंपनी के केस में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इसके सेगमेंट को ब्रेकअप करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 57% जो रेवेन्यू है वो हॉलीडे क्लब रिजॉर्ट से आ रहा है, यानी कि HCRO से। अब ये जो कंपनी है ये फिनलैंड की कंपनी है, मतलब जो 57% रेवेन्यू है ना वो इनकी फिनलैंड की सब्सिडरी से आ रहा है जिसका नाम है हॉलिडे क्लब रिजॉर्ट्स। और अगर हम बात करें इनके दूसरे सेगमेंट की तो 43% रेवेन्यू आ रहा है महिंद्रा हॉलिडे एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड से। तो ये जो कंपनी है ये मैनेज करती है इंडिया के सारे ऑपरेशंस MHRIL। तो ये बात हो गई सेगमेंट की। अब अगर हम इनके बिजनेस मॉडल को समझें तो बिजनेस मॉडल है इनका मेंबरशिप बेस्ड। तो होता क्या है कि अगर आपको महिंद्रा हॉलिडेज के किसी भी रिजॉर्ट में रुकना है तो अगर आप मेंबरशिप लेंगे तो आपकी फीस बहुत हद तक कम हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू महिंद्रा हॉलिडेज वालों का कहना है कि अगर आप इनकी 25 ईयर्स की मेंबरशिप लेते हैं तो जो मेंबर्स की कॉस्ट है वो 50% तक कम हो सकती है। मतलब जो भी ट्रैवलिंग कॉस्ट है उसमें 50% की सेविंग होगी। तो ये लोग फायदे बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, बेनिफिट्स इनके अच्छे हैं, इस वजह से लोग इनकी मेंबरशिप लेना पसंद करते हैं। तो बेसिकली ये लोग टारगेट करते हैं उन फैमिलीज़ को जो कि हर साल कहीं ना कहीं घूमने जाना पसंद करते हैं। और ये लोग ऐसी कोशिश करते हैं कि जब भी वो फैमिलीज़ जाएँ कहीं पे घूमने तो इनके ही रिजॉर्ट्स में रुकें। और इन्होंने अपने रिजॉर्ट्स इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर बना के रखे हैं। और जहाँ पे इनके रिजॉर्ट्स नहीं है वहाँ पे इन्होंने पार्टनरशिप करके रखी है दूसरे रिजॉर्ट्स के साथ। तो इनके जो मेंबर्स हैं उनको ये लोग बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करते हैं। इस वजह से इनके जो मेंबर्स हैं वो 2 लाख प्लस हैं इंडिया के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। क्योंकि जब भी ये लोग किसी मेंबर को जोड़ेंगे ना तो वो सीधा सीधा 25 साल के लिए जुड़ जाएगा इनके साथ। इनके पास शॉर्ट टर्म मेंबरशिप्स भी हैं जैसे कि 10 ईयर्स और 7 ईयर्स की। लेकिन ये जो 25 ईयर्स की मेंबरशिप है ना इस पे सबसे ज़्यादा फोकस रहता है क्लब महिंद्रा वालों का। तो ये एक इनका USP पॉइंट है। और मेरे ख्याल से इंडिया में बहुत ही ऐसी कम कंपनीज होंगी जो कि ये मेंबरशिप मॉडल पे काम कर रही हैं। अब अगर हम प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप की बात करें, मतलब रेवेन्यूज बेसिकली कहाँ से आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आई थिंक सो रूम रेंटल से आ रहा है। यहाँ से 33% का इनका रेवेन्यू आ रहा है। मतलब रूम में जब भी आप स्टे करेंगे तो रेंट पे करेंगे, वहाँ से 33% की इनकी इनकम है। बाकी फूड एंड बेवरेजेस से 2% आ रहा है इनके पास। उसके अलावा स्पा है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, क्लब वगैरह हैं, वहाँ से 15% रेवेन्यू आता है। 6% रेवेन्यू वाइन एंड लिकर से आ रहा है। बाकी रिजॉर्ट ये लोग मैनेज भी करते हैं तो वहाँ से 4% रेवेन्यू आ रहा है। मतलब रिजॉर्ट किसी और का है और मैनेजमेंट बस इनके पास है। तो इसको बोला जाता है रिजॉर्ट मैनेजमेंट, जहाँ पे ये लोग दूसरे की प्रॉपर्टी पे अपने मैनेजमेंट के थ्रू प्रॉफिट करने की कोशिश करते हैं। तो 4% रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है। बाकी इवेंट, कॉन्फ्रेंसेस और दूसरी जो भी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ से 31% रेवेन्यू है और 9% दूसरे सोर्सेज से आ रहा है। तो जो रेवेन्यू सोर्सेज है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्योंकि जब कोई इंसान इनके रिजॉर्ट्स में रुकने आएगा तो ये लोग उन्हें दूसरी फैसिलिटीज़ भी देंगे। जैसे कि ये लोग इन्हें फूड प्रोवाइड करेंगे, लिकर प्रोवाइड करेंगे, और कुछ भी इवेंट वगैरह करना हो तो उसकी भी फैसिलिटी इनके रिजॉर्ट्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक बार जब भी कस्टमर आता है
तो उससे पैसे ये लोग काफ़ी अच्छे तरीके से बना सकते हैं और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर कोई एक होटल कंपनी होती तो वो हो सकता है कि इतना अच्छे से ये काम नहीं कर पाती, क्योंकि रिजॉर्ट्स जो होते हैं वो अपने आप में ही एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन होते हैं। अगर मैं बात करूँ होटल्स की, तो होटल्स में आपको बेसिक फैसिलिटी लाइक खाने पीने की फैसिलिटी मिल जाएगी, रुकने के लिए अच्छा रूम मिल जाएगा, लेकिन जो एरिया रहता है वो काफ़ी स्मॉल रहता है। एक लंबी सी बिल्डिंग बना दी जाती है जहाँ पे बहुत सारे रूम्स रहते हैं। तो होटल्स में आपको ज़्यादा अच्छा एम्बियंस नहीं मिलेगा एज़ कम्पेयर टू रिजॉर्ट्स। और अगर हम बात करें रिजॉर्ट्स की, तो रिजॉर्ट्स होते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, जैसे कि मनाली, गोवा। तो जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं वहीं पर रिजॉर्ट्स बनाए जाते हैं, और रिजॉर्ट्स को बनाने के लिए ज़्यादा एरिया चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि रिजॉर्ट्स वाले ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे अपने कस्टमर्स को। और होटल्स आपको नॉर्मल सिटीज़ में मिल जाएंगे, जो कि होटल्स को बनाना थोड़ा सा चीप है। तो रिजॉर्ट्स वाले सेगमेंट में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। और अगर मैं बात करूँ रिजॉर्ट्स के सेगमेंट की, तो महिंद्रा हॉलीडेज दुनिया की दूसरी ऐसी कंपनी है जिसके पास सबसे ज़्यादा रिजॉर्ट्स हैं। तो इनके पास जो नेटवर्क है रिजॉर्ट्स का वो बहुत ही अच्छा है, और ये मेरे ख्याल से एक शानदार बात है इस कंपनी के लिए। यहाँ पे मैंने आपको रिजॉर्ट और होटल का मतलब इसलिए बताया क्योंकि ये चीज़ें कुछ लोगों को पता नहीं होती, काफ़ी सिमिलर चीज़ें हैं ये, लेकिन डिफरेंशिएशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि खास बात इस कंपनी की यही है कि इस कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ रिजॉर्ट्स हैं, कोई भी होटल नहीं है। और यहाँ पे इसी वजह से कंपटीशन इस कंपनी के पास बहुत कम है। और अगर हम बात करें ऑपरेशनल मैट्रिक्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कंपनी का ऑक्यूपेंसी रेट है 85%। अब ये ऑक्यूपेंसी रेट क्या होता है इसको समझते हैं। अब मान लीजिए अगर आपके रिजॉर्ट में 100 रूम है, तो अगर उसमें से 50 रूम भरते हैं तो आपका ऑक्यूपेंसी रेट होगा 50%। तो इंडस्ट्री में जितने भी दूसरे प्लेयर्स हैं उनका ऑक्यूपेंसी रेट होता है 45 टू 50% के आसपास। अच्छे होटल्स का भी ऑक्यूपेंसी रेशियो 60% से ऊपर कभी भी नहीं जाता, लेकिन इनका ऑक्यूपेंसी रेशियो इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने मेंबर्स बना के रखे हैं ऑल ओवर इंडिया। तो मेंबर्स को अच्छी ये लोग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, मेंबर्स हमेशा आने रहते हैं इनके, तो इनके पास प्रेडिक्टेबिलिटी हाई होती है कि हाँ इस साल मेरे रिजॉर्ट में इतने लोग आ सकते हैं। तो इस हिसाब से ये लोग अपने मैनेजमेंट को करते हैं, और इनका ऑक्यूपेंसी रेशियो इसी वजह से बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें एवरेज रूम के रेंट की, तो वो 3,424 रुपये है, जो कि बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। अगर हम बात करें होटल्स की, तो होटल वाले इतना चार्ज नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे। अगर हम बात करें नंबर ऑफ रूम्स की, तो 4,200 रूम्स हैं इसके पास, तो बहुत बढ़िया इनके पास नेटवर्क है, ऐसा हमें समझ में आ रहा है इनके ऑपरेशनल मैट्रिक्स को देख के। अब अगर हम बात करें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की, तो सबसे बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती है इनकी मेंबरशिप फी इनकम से इनको होने वाला फ़ायदा। क्योंकि जब भी कोई आदमी इस कंपनी को मेंबरशिप फी देता है और इनका मेंबर बनता है, तो वो लॉन्ग टर्म मेंबर बनता है। इनके पास 25 साल, 10 साल, 7 साल ऐसे प्लान्स हैं। तो यहाँ पे जब भी कोई मेंबर बनेगा तो वो लॉन्ग टर्म के लिए मेंबर बनेगा, और वो हर साल कुछ ना कुछ पैसे देता रहेगा एज अ मेंबरशिप फी। और इस कंपनी को इस मेंबरशिप फी से बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि इनको बस हर साल अपने कस्टमर्स को ऐड करना है, और एक बार इन्होंने कस्टमर ऐड कर लिया तो 10-15 साल तो कहीं भी नहीं जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इस कंपनी के पास। और ये कंपनी अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करती जा रही है, मतलब ज़्यादा रूम्स बना रही है, और इस वजह से ज़्यादा रेंटल इनकम हो सकती है। कि दूसरा मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा लगा, अभी रिसेंटली इस कंपनी ने 4 नए रिजॉर्ट बनाए हैं इंडिया के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हर टूरिज्म सेक्टर की कंपनी को इफेक्ट तो ज़रूर पड़ा है। अगर हम बात करें थर्ड फैक्टर की, तो जो जियोग्राफिकल इनके पास प्रेजेंस है ऑल ओवर इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, वो बहुत अच्छी है। मतलब इंडिया के हर एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे इनका आपको एक रिजॉर्ट मिल जाएगा, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और जहाँ पे इनका रिजॉर्ट नहीं है वहाँ पे इन्होंने पार्टनरशिप करके रखी है दूसरे रिजॉर्ट्स के साथ। तो अपने मेंबर्स को ये लोग बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं, तो ये लोग हमेशा फैमिली फोकस्ड प्रमोशन ही करते हैं। मतलब इनका जो फोकस होता है वो उन फैमिलीज के ऊपर होता है जो कि अच्छी अर्निंग करते हैं। अब फैमिलीज ज़्यादा स्पेंड करती हैं जब भी वो कहीं किसी जगह पे घूमने जाती हैं, और इस वजह से इनको जो रेवेन्यू है ना उसकी स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि फैमिली हर ओकेजन में जाना पसंद करती है। और ये लोग उन्हीं टाइप के कस्टमर्स को मेंबरशिप देते हैं जो कि घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूं, तो वो है इंक्रीज ट्रेंड ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। अब इंडिया में टूरिज्म बढ़ रहा है, और इस ट्रेंड का जो फायदा है ना वो महिंद्रा हॉलीडेज को डेफिनेटली होगा। अब अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर्स की, तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है दोस्तों इनका डिपेंडेंस टूरिज्म सेक्टर पे। अब अगर लोग घूमने नहीं जाएंगे तो इस कंपनी के रिजॉर्ट्स में कोई भी नहीं रुकना पसंद करेगा, क्योंकि इनके सारे रिजॉर्ट्स जो हैं वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे ही बने हुए हैं। तो जितना ज़्यादा लोग घूमेंगे उतना ज़्यादा फायदा इस कंपनी को होगा।
तो इनका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है टूरिज्म पे। और कोविड-19 की वजह से इस कंपनी को बहुत भयंकर नुकसान हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस में कोई भी घूमना पसंद नहीं कर रहा था। लेकिन अभी जो रिसेंट सिचुएशन है वो ये है कि अब कोविड-19 जो है वो बहुत हद तक कम हो चुका है इंडिया के अंदर और ओवरऑल पूरी दुनिया में। तो अब लोग जो है वो घूमना पसंद कर रहे हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो अब मेरे ख्याल से खत्म हो चुका है कोविड-19 का, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 1800 करोड़ था और जो नेट इनकम थी वो 13 करोड़ माइनस में थी। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2020 में देखें तो कंपनी ने 132 करोड़ का लॉस किया था। अब ये जो दोस्तों 132 करोड़ का लॉस है, ये एक्चुअल में एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वजह से हुआ है और जहाँ पे इन्हें अपने मेंबरशिप फीस को थोड़ा अलग तरीके से दिखाना पड़ा था, इस वजह से लॉस दिखा रहा है। बाकी कंपनी को एक्चुअल में कोई लॉस नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें FY 2021 की, तो यहाँ पे कंपनी को एक्चुअल में लॉस हुआ है, क्योंकि जो कोरोना वायरस था उसकी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। तो यहाँ पे अभी ये जो सिचुएशन है कोरोना वायरस की वो बहुत ज़्यादा ईस्ट आउट हो गई है, तो मेरे ख्याल से आगे कंपनी ऐसा लॉस नहीं करेगी। अगर हम बात करें पुराने सालों की, तो कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है पिछले कुछ सालों में और मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अब अगर हम बात करें वैल्यूएशन की, तो यहाँ पे PE रेशियो है -324 का, चूंकि कंपनी लॉस में है इसलिए PE रेशियो माइनस में है। अगर हम बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की, तो वो है 76 का। अब कोई भी अगर इस प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो को देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि कंपनी बहुत महंगे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। लेकिन PB रेशियो को यूज करना आई थिंक सो इज नॉट अ गुड इंडिकेटर इन दिस कंपनी, क्योंकि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अर्निंग पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर अर्निंग बढ़ेगी तो कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा। और अगर हम बात करें पूरे सेक्टर की, तो अगर हम सेक्टर का PE रेशियो देखें तो वो भी नेगेटिव में है और ऐसा इसलिए है क्योंकि सारी कंपनीज अभी लॉस में होंगी जो भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर है। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बिल्कुल स्टैग्नेंट है। FIIs ने भी ज़्यादा कुछ ऐसे खरीदी या बिकवाली नहीं करी है। DIIs ने ज़रूर 1.5% जो माल है वो बेचा है यहाँ पे। और अगर हम पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे विजय किशनलाल केडिया, जो कि इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक हैं, उन्होंने यहाँ पे 1.02% की होल्डिंग उठाई है रिसेंटली जून 2021 में। और ये चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉमिसिंग इसलिए लगती है क्योंकि जब ऐसा बड़ा इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करता है, उसके बाद ही अपना पैसा लगाता है। और ये चीज़ मुझे एज एन इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा कंफर्ट देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी में फ्यूचर में ग्रोथ होने वाली है और ऐसे इन्वेस्टर्स इस चीज़ को कंफर्म करते हैं। मैं इसको एक एज अ कंफर्मेशन इंडिकेटर की तरह लेता हूँ। और यहाँ पे हमने अपना पूरा फंडामेंटल एनालिसिस किया। अब यहाँ पे जो पास्ट परफॉर्मेंस था कंपनी का वो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल है ऐसा हमें समझ में आ रहा है। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपना एनालिसिस करना चाहिए, मेरी बातों में नहीं आना चाहिए। हो सकता है कि मेरा एनालिसिस थोड़ा सा बायस्ड हो, तो आप अपनी रिसर्च करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। अब अगर हम बात करें टेक्निकल एनालिसिस की, तो यहाँ पे अगर हम चार्ट्स पे देखें तो अभी स्टॉक का करंट प्राइस है 313 रुपए और ये जो आप रेड डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है। अब ये रेड डॉटेड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, आप देख सकते हैं, और जब भी ये लाइन ऊपर की तरफ जाती है तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है, वो बुलिश ट्रेंड में है और मूविंग एवरेजेस ट्रेंड को बहुत अच्छे तरीके से दिखाते हैं। और अभी यहाँ पे स्टॉक ट्रेंड में है ऐसा हमें समझ में आ रहा है। और ये जो ट्रेंड है दोस्तों ये मई जून से स्टार्ट हुआ है इस कंपनी के अंदर। तो अभी स्टॉक बुलिश जोन में है और मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकली यहाँ पे बाइंग 275 रुपीज़ के लेवल के आसपास अगर करी जाए तो वो बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल होगा। लेकिन अगर फंडामेंटली मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि करंट लेवल्स पे भी बाय करना एक समझदारी वाला डिसीजन होगा। तो ये था दोस्तों आज का एनालिसिस महिंद्रा हॉलीडेज के ऊपर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस टाइप के ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक टू दिस वीडियो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।